Hello everyone, I'm Poonam Som. Welcome you all in our YouTube channel Sims Official. Today, in this video, we will continue the same chapter, the making of regional cultures. So let's start it. Hello students. Today's topic is a closer look Bengal. नया टॉपिक है हमारे पास अ क्लोज़र लुक टू बंगाल, यानी कि हम बंगाल का एक क्लोज़र लुक देखेंगे या करीब से देखेंगे, जानेंगे बंगाल के बारे में। एज वी सॉ एट द आउटसेट, वी ऑफन टेंड टू आइडेंटिफाई रीजंस इन टर्म ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि किसी भी रीजन के लोगों को या उनकी टर्म्स को या उनकी पॉलिसीज़ को या उनके रहन-सहन को, तरीके को हम किसके आइडेंटिफ़ाई करते हैं थ्रू द लैंग्वेज स्पोकन, जो भी लैंग्वेज वहाँ बोली जाती है उसके माध्यम से। सो वी अज्यूम दैट द पीपल इन बंगाल ऑलवेज़ स्पोक बंगाली। इसी की बेस पर हम क्या सोचते हैं कि अगर बंगाल में रहने वाला पर्सन है, तो वहाँ पर रहने वाला हर पर्सन बंगाली ही बोलता है। However, what is interesting is that while Bengali is not recognized as a language derived from Sanskrit, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि जो लोग बंगाली बोलते हैं, यानी कि बंगाली बोलने वाले भी, वो एक तरह से एक इज़ नाउ रिकॉग्नाइज, वो ये जान चुके हैं या वो पहचान चुके हैं कि एज अ लैंग्वेज डिराइव फ्रॉम संस्कृत, कि अब वो ये जान चुके हैं कि जो उनकी बंगाली लैंग्वेज है दैट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द संस्कृत। ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज। अर्ली संस्कृत टेक्स्ट मिड फर्स्ट मिलेनियम्स BCE, ये वो संस्कृत है जो बहुत ही पहले टाइम में मिड फर्स्ट मिलेनियम में बोली जाती थी। सजेस्ट दैट द पीपल ऑफ बंगाल डिड नॉट स्पीक सांस्कृतिक लैंग्वेज। और साथ ही साथ जब क्या है, जो वहाँ बंगाल के लोग हैं वो सांस्कृतिक लैंग्वेज नहीं बोलते। हाउ देन डिड द न्यू लैंग्वेज इमर्ज। ठीक है, वो लोग प्रॉपरली सांस्कृतिक लैंग्वेज नहीं बोलते, तो इस लैंग्वेज का संस्कृत से ओरिजिनेट कैसे हुआ, या इस लैंग्वेज को ये नई लैंग्वेज कैसे बनी, संस्कृत से निकल कर एक नई लैंग्वेज बांग्ला कैसे बनी। फ्रॉम द फोर्थ थर्ड सेंचुरीज BCE, बैकवर्ड सेंचुरी एगो, अर्ली, ठीक है, अर्ली BC, फ्रॉम द फोर्थ थर्ड सेंचुरीज, तो लगभग फोर्थ थर्ड सेंचुरी में कमर्शियल टाइज बिगेन टू डेवलप बिटवीन बंगाल एंड मगध। साउथ बिहार के साउथ पार्ट में, जहाँ बंगाल और मगध दोनों ही जगह कमर्शियल टाइज, यानी कि दोनों तरफ से क्या व्यापार शुरू हो गया था, यानी कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ होने लगी थी, विच में हैव लेड टू द ग्रोइंग, जिसकी वजह से ग्रो हो रहा था किसका, इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत, जिसकी वजह से संस्कृत का काफ़ी प्रभाव पड़ रहा था जिस पर। ड्यूरिंग द फोर्थ सेंचुरी द गुप्ता रूलर्स एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर नॉर्थ बंगाल एंड बिगेन टू सेटल ब्राह्मणास इन दिस एरिया। फोर्थ सेंचुरी के टाइम पर जो गुप्ता रूलर्स थे, उन्होंने अपने पॉलिटिकल कंट्रोल को, मतलब वो पॉलिटिकली वहाँ पर कंट्रोल कर रहे थे, तो उन्होंने नॉर्थ बंगाल में बहुत सारे ब्राह्मण्स को सेटल करना शुरू कर दिया। दस द लिंग्विस्टिक एंड द कल्चरल इन्फ्लुएंस फ्रॉम द मिड गंगा वैली बिकेम स्ट्रॉन्गर। इस तरह से जब वहाँ पर ब्राह्मण्स रहने लगे, तो जो गंगा वैली के आसपास के जो एरिया थे वो और ज़्यादा कल्चर से भरे, मतलब वहाँ पर कल्चर का बहुत ज़्यादा, संस्कृति का, या फिर कह सकते हैं कि कल्चर्स का और लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने पर लगा उन लोगों पर, बहुत ही स्ट्रांगली। इन द सेवेंथ सेंचुरी द चाइनीज ट्रेवलर युआन ज़ैंग, ठीक है, जुआन ज़ैंग ऑब्जर्व दैट लैंग्वेज रिलेटेड टू संस्कृत वर इन यूज़ ऑल ओवर बंगाल। जब चाइनीज़ ट्रेवल, यानी कि चाइना से आया हुआ एक यात्री, ठीक है, जुआन ज़ैंग हमारे कंट्री में आया, तो उसने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि जो लैंग्वेज वहाँ पर बोली जाती है, लैंग्वेज रिलेटेड टू संस्कृत वर इन यूज़ ऑल ओवर द बंगाल। ठीक है, कि पूरे बंगाल में लगभग संस्कृत से ही मिलती-जुलती भाषा को ही बोला जाता है। From the 8th century, Bengal became the center of the regional kingdom under the Palas. चैप्टर 2 में पढ़ा होगा आपने। 8th सेंचुरी में बंगाल क्या बन चुका था, सेंट्रल बन गया था अपने रीजनल किंगडम्स का, अंडर द पालास। एंड बिटवीन द 14th एंड 16th सेंचुरी बंगाल वाज रूल्ड बाय सुल्तान्स हु वर इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर इन दिल्ली।
ठीक है। लगभग 14 और 16 सेंचुरी में बंगाल जो था उसे रूल किया जा रहा था उन सुल्तान्स के द्वारा जो ऑलरेडी हु वर इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर्स ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के सुल्तान्स के यानी कि उनके रूलर्स के अंडर में वर्क नहीं करते थे, बल्कि दे वर द इंडिपेंडेंट, ठीक है। मतलब वो अपने ही तरीके से रूल करते थे। दीज वर द सुल्तान्स। सो इन 1586 व्हेन अकबर कॉन्क्योर्ड बंगाल, तो जब अकबर यानी कि इनके अंडर में नहीं थे, तो उस टाइम पर दिल्ली में कौन थे? मुगल एम्परर्स थे। तो जो अदर सुल्तान्स थे, उन्हें कॉन्क्योर यानी कि बंगाल को जब 1586 में अकबर के द्वारा जीता गया बंगाल, इट फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द बंगाल सूबा। तो इसे क्या करार दिया गया कि बंगाल सूबा, आपने पढ़ा था ना अभी चैप्टर में पीछे कि उनको सूबा, सूबे और सूबेदार, ठीक है। पर्टिकुलर जो एरिया होता था उसे सूबा कहा जाता था और उसके केयर टेकर को सूबेदार, ठीक है। तो उसे भी बताया गया कि जब बंगाल को उसने जीता तो उसे बंगाल को भी एक सूबे का नाम दे दिया गया। वाइल पर्सियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर जब एडमिनिस्ट्रेशन होता था तो पर्शियन लैंग्वेज में किया जाता था। बंगाली डेवलप्ड एज अ रीजनल लैंग्वेज, और उस टाइम पर जो बंगाली लैंग्वेज थी वो एक रीजनल यानी कि क्षेत्रीय भाषा के रूप में ही जानी जाती थी। In fact, by the 15th century, the Bengali group of dialects came to be united by a common literary language based on the spoken language of the western part of the region, now known as the West Bengal. वास्तव में जब 15th सेंचुरी में बंगाली ग्रुप जो थे उनकी जो बोलचाल की भाषा थी केम टू बी यूनाइटेड बाय द कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज, तो वो सभी एक साथ जब इकट्ठे हुए तो उनकी जो लैंग्वेज थी उन्होंने वही एक माध्यम बनी बेस्ड ऑन द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ रीजन। जो मतलब उनमें आपस में इंटरेक्ट करने के लिए वेस्ट बंगाल में जो या वेस्टर्न पार्ट में बंगाल के बंगाली लैंग्वेज बोली जाती थी वही एक माध्यम बनी थी लोगों को आपस में इंटरेक्ट करने के लिए। नाउ अब नोन एज द वेस्ट बंगाल, जो वेस्टर्न पार्ट था बंगाल का अब उसे क्या बोला जाता है? वेस्ट बंगाल। दस ऑल द बंगाली इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। इस प्रकार जो बंगाली है, बंगाली लैंग्वेज है, बांग्ला लैंग्वेज है, दैट इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत, वो संस्कृत लैंग्वेज से डिराइव है। एंड इट पास्ड थ्रू द सेवरल स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। इनको काफ़ी ज़्यादा मूल्यांकन मतलब बहुत ज़्यादा उसको चेंजेस कर झेलने पड़े, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस होने के बाद वो संस्कृत लैंग्वेज से एक रीजनल लैंग्वेज बन पाई। उसको अनुसरण करते हुए संस्कृत तो अपने आप में ही एक लैंग्वेज है। सो ऑल्सो अ वाइड रेंज ऑफ नॉन संस्कृत वर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग ट्राइबल लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वैसे तो कहा जाता है कि इट इज़ डिराइव्ड या इट इज़ कोट डीपली रिलेटेड विद द संस्कृत लैंग्वेज, बट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो संस्कृत के वर्ड नहीं होते, यानी कि बांग्ला लैंग्वेज में जो लैंग्वेज बोली जाती है बंगाली, उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे ऐसे होते हैं जो संस्कृत के वर्ड नहीं है, नॉन संस्कृत वर्ड्स हैं। तो वो कहाँ से आए? तो दैट वर द वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग द ट्राइबल लैंग्वेज, तो वो वर्ड कहाँ से आए थे? जो वैरायटी ऑफ सोर्सेज से, मतलब जो ट्राइबल लोग रहते थे वहाँ पर, जो ट्राइब्स रहते थे, तो वहाँ की जो लैंग्वेज बोली जाती थी, लोकल लैंग्वेज जो बोली जाती थी, उसके कुछ वर्ड्स उसमें मिक्स हो गए, पर्शियन एंड यूरोपियन लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स ऐसे हो गए, ऐड हो गए, एंड हैव बिकम द पार्ट ऑफ मॉडर्न बंगाली। और इस तरह से कुछ ऐसे कहा जा सकता है कि कुछ ट्राइबल लैंग्वेजेस, पर्शियन, यूरोपियन और संस्कृत, इन सभी ने मिलकर एक मॉडर्न लैंग्वेज को मतलब एक नई पहचान दी, दैट वाज बंगाली लैंग्वेज, ठीक है। अर्ली बंगाली लिटरेचर में बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अगर हम पुरानी बंगाली की लिटरेचर की बात करें, बंगाली साहित्य की बात करें, तो उसे दो भागों में बांटा जा सकता है। वन इंडेप्टेड टू संस्कृत, जो ये पूरी तरह से कर्जदार है किसकी? संस्कृत की, यानी कि एक जो बंगाली लैंग्वेज है वो पूरी तरह से शुद्ध कैसी है? संस्कृत से डिराइव्ड है। एंड द अदर इंडिपेंडेंट ऑफ इट, और दूसरी क्या है? जो लोगों ने अपने आप ही बोलकर या कुछ अलग इधर उधर के जो वर्ड्स हैं, जैसे पर्शियन हो गया, हमने यहाँ पे पढ़ा अभी, पर्शियन लैंग्वेज, यूरोपियन लैंग्वेज और कुछ ट्राइबल लैंग्वेज से मिलकर शब्दों को मिलाकर एक भाषा बना ली गई। तो अदर इंडिपेंडेंट ऑफ इट, द फर्स्ट इंक्लूड्स ट्रांसलेशन ऑफ द संस्कृत एपिक। पहली लैंग्वेज में संस्कृत का जो एपिक है, ठीक है, संस्कृत में लिखा गया एक महाकाव्य जिसको बोला जाता है मंगल काव्य, ठीक है, मंगल काव्य, लिटरली ऑस्पिशियस पोएम। उसमें क्या है? उसमें काफ़ी सारी मंगल कविताएं हैं, डीलिंग विद द लोकल डाइटीज, जो वहाँ के जो लोकल देवी देवता थे उनको पूजा करने के लिए, उनकी पोएम, उनके सम्मान में यानी कि उनके उन्हें पूजन करने के लिए वर्शिप में कुछ ऑस्पिशियस यानी कि मंगल पोएम्स लिखी गई थी, कविताएं लिखी गई थी। एंड भक्ति लिटरेचर सच एज द बायोग्राफीज ऑफ चैतन्य चैतन्य देव,
और इसके अलावा उसमें क्या है कि भक्ति लिटरेचर, उसमें भक्ति लिटरेचर से भी रिलेटेड है। भक्ति लिटरेचर में क्या था कि जैसे चैतन्य देव थे, तो चैतन्य देव की बायोग्राफी को भी उसमें इंक्लूड किया गया है। द लीडर ऑफ वैष्णव भक्ति मूवमेंट, एंड हू वाज चैतन्य देव? ही वाज द लीडर ऑफ वैष्णव भक्ति मूवमेंट, ठीक है। एक मतलब भक्ति मूवमेंट यानी कि भक्ति आंदोलन चलाया गया था, जिसमें क्या था कि लोगों को रिलीजन से जोड़ा गया था। तो उन्हीं में से एक थे चैतन्य देव, जिन्होंने वैष्णव भक्ति की तरफ रुख किया था या लोगों को अवेयर किया था। तो उस मूवमेंट में चैतन्य देव थे और उन्हीं की बायोग्राफी को इनकी लिटरेचर में जोड़ा गया है, बंगाली लिटरेचर में जोड़ा गया है। द सेकंड इंक्लूड्स, तो ये पहला तो क्या हो गया, संस्कृत एपिक, ठीक है, संस्कृत का लिखा हुआ एक महाकाव्य, मंगल काव्य। और दूसरा क्या था, द बायोग्राफी ऑफ चैतन्य, हु वाज अ लीडर ऑफ वैष्णव भक्ति मूवमेंट। द सेकंड इंक्लूड्स नाथ लिटरेचर, ठीक है। सेकंड में क्या था, दैट इंक्लूड्स अ नाथ लिटरेचर, नाथ का साहित्य, सच एज द सॉन्ग्स ऑफ द मायनमती, ठीक है, मायनमती एंड गोपी चंद्र, स्टोरीज कंसर्निंग द वर्शिप ऑफ धर्म ठाकुर एंड फेयरी टेल्स एंड फोक टेल्स एंड बैलेट्स, ठीक है। सेकंड जो उनका लिटरेचर है और उनका साहित्य है, उसमें क्या लिखा गया है, नाथ लिटरेचर को बढ़ावा दिया गया है या उसके बारे में लिखा गया है। जैसे कि मायनामती, ठीक है, मायनामती और गोपी चंद्र के बारे में, उनसे रिलेटेड स्टोरीज के बारे में, कंसर्निंग द वर्शिप ऑफ धर्म ठाकुर के बारे में, उनकी पूजा करने के, यानी कि ये सब कौन थे, ये सब थे उनके लोकल डाइटीज, जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था ना कि उन्होंने अपने लोकल डाइटीज को वर्शिप करने के लिए बंगाली लैंग्वेज यूज़ किया करते थे, ठीक है। तो वहाँ पर हमने लोकल डाइटीज के बारे में भी पढ़ा था कहीं पर। तो दीज आर ओनली दैट गोपी चंद्र स्टोरीज कंसर्निंग अबाउट द वर्शिप ऑफ धर्म ठाकुर एंड फेरी टेल्स। इसके अलावा कुछ फेरी टेल्स, फोक टेल्स यानी कि लोक कथाएं और बैलेट्स को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है, क्लियर।